यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक है प्रीलिम्स को क्लियर करना जिसको यूपीएससी का आयरन गेट बोला जाता है, और दूसरा मेन चीज़ है आंसर राइटिंग फॉर द मेंस एग्ज़ाम, आंसर राइटिंग। तो ये आंसर प्रीलिम्स को तो पास करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरे एग्ज़ाम का मौका मिलेगा, और ये आंसर राइटिंग के बिना मेंस पास करना नामुमकिन है। तो आंसर राइटिंग अच्छे से सीखना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत करना चाहिए असली एग्ज़ाम से पहले। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आंसर राइटिंग के बेसिक, आंसर राइटिंग कहाँ से कैसे शुरू करें, क्या आप ध्यान में रखें, ये सब देखेंगे। और आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी विद चिन्मय हैं वीडियो को। आंसर राइटिंग का जो बेसिक है, यूपीएससी में क्वेश्चन का दो फॉर्मेट होता है। एक होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन जिसका 150 वर्ड लिमिट होता है, 150 वर्ड का लिमिट, और एक 15 मार्कर का होता है और 250 वर्ड लिमिट का होता है। ठीक है, 150 मार्क के लिए देते हैं 2 पेज और 250 मार्क के लिए देते हैं 3 पेज। इसके अंदर आंसर राइटिंग करना है। तो जो बेसिक आंसर राइटिंग फॉर्मेट है उसमें तो IBC होता है, IBC इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। पर वो इंट्रोडक्शन को स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, कंक्लूजन का स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अगर से बात करें इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन बेसिकली 3 तरीके से करा जा सकता है। एक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बेस्ड, एक डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन, और एक होता है करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन। अगर डेफिनेशन बोले तो जो क्वेश्चन को बोला है, मेन जो डिमांड है उसका डेफिनेशन देके चालू कर सकते हैं। उसका कुछ डाटा आप लोग दे सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के डाटा के हिसाब से क्या है वो, बाकी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा रिलीज़ किया है तो उसके हिसाब से क्या है वो दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए, कि करंट अफेयर्स के लिए कोई करंट इवेंट को आप उठा सकते हैं। ये होता है इंट्रोडक्शन का बेसिक। ये कोई भी आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में क्या करना होता है, बॉडी में तो जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है वो डिमांड को एड्रेस करना जरूरी है। अभी डिमांड में क्या है, डिमांड में क्वेश्चन में बहुत टाइम होता है एनालाइज, बहुत टाइम में होता है डिस्कस, बहुत टाइम में होता है क्रिटिकली एनालाइज। ये सब का अलग अलग मीनिंग होता है। बेसिकली एनालाइज, डिस्कस, ये सब में तो क्वेश्चन का डिमांड ही लिखना होता है। क्रिटिकली एनालाइज जब लिखना बोल देते हैं, क्वेश्चन में मांगते हैं, तो एक तो उसका पॉजिटिव भी दिखाना पड़ेगा, एक नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा। और यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी जगह पे आप नेगेटिव लिख रहे हैं तो उसका आगे जाके कुछ वे फॉरवर्ड दीजिए। ऑप्टिमिस्टिक होना है, क्योंकि आपको बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है और इंडिया में प्रॉब्लम कॉमन है, तो आपको सॉल्विंग कुछ सजेशन देना पड़ेगा, सॉल्विंग का सॉल्यूशन कुछ देना पड़ेगा। उसके लिए नेगेटिव के बाद वे फॉरवर्ड मस्ट है। वे फॉरवर्ड आप कहाँ पे डालें? अगर 10 मार्क के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वे फॉरवर्ड के लिए कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड देना काफ़ी होता है। कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक वे फॉरवर्ड के लिए अलग एक कॉलम बना लीजिए, वे फॉरवर्ड के लिए एक हेडिंग देके अलग ही एक लिखिए वे फॉरवर्ड। ठीक है, अगर बॉडी में तो हो गया जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करना। उसके बाद कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में हमेशा कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक वे में जाना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक कुछ सॉल्यूशन बेस हो सकता है, कुछ मतलब अच्छे चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, ये दिखाएं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा एक देना चाहिए। कभी भी प्रॉब्लम देख के, प्रॉब्लम को बोल के कंक्लूजन ख़त्म मत करिएगा। ठीक है, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मार्क का अगर वे फॉरवर्ड दे दिए तो उसके में कंक्लूजन हो गया। कि 15 मार्क्स के लिए अलग से आप 2 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं। पर कंक्लूजन के लिए वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए? अगर 150 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए 15 से 20 से 25 वर्ड, और कंक्लूजन के लिए 20 से 25 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं देना है। बाकी बॉडी पार्ट में देना है। ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट के लिए रखना है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया। अब कंक्लूजन में आप ऑप्टिमिस्टिक सॉल्व कर सकते हैं कि कोई एसडीजी हुआ उससे आप ख़त्म कर सकते हैं। और जो बातें हैं जैसे डेवलप इंडिया बाय 2047, ऐसे जो मतलब वर्ड होते हैं जो सुनने में आते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं, ऐसे वर्ड, वो सारे वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छे दिन हुआ, सबका साथ सबका विकास, ऐसे जो वर्ड है ना, वो वर्ड को आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका दिनों का फॉर्मेट। अब कब से चालू करेंगे? आंसर राइटिंग चालू करने का टाइम क्या होना चाहिए? आंसर राइटिंग चालू करने का तो टाइम यही है कि आप एक बार कंप्लीट कर लिए, आपके पास थोड़ा बहुत मतलब अगर 3 पेज का लिखना है, 3 पेज के लिखने का आपके पास अगर 1.5 पेज का 50% अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको चालू कर देना चाहिए आंसर राइटिंग। क्योंकि आप ये अगर वेट करके रहेंगे कि आपको 100% आएगा तभी जाके आंसर राइटिंग करेंगे तो वो कभी हो नहीं पाएगा। 100% कभी किसी का होता नहीं है। ठीक है, 15% हो गया आपके पास, उसके बाद आप आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। पर आंसर राइटिंग चालू कैसे करें, अगर स्टार्ट कैसे करें देखा जाए तो स्टार्ट करने के लिए सबसे तो बेस्ट ये है कि आप एक कोई भी PYQ उठाइए, जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसका PYQ उठाइए, PYQ को सॉल्व करने का कोशिश करिए। जितना आप लिख पाए कोई बात नहीं, पहले में आप ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, टाइम का कांस्टेंट आएगा तो कोई नहीं, टाइम पहले आपको टाइम भी नहीं सोचना है, पहले आपका वो कंटेंट भी नहीं सोचना है, पहले आपको ध्यान देना है कि आप लिख पाएँ। ठीक है, तो लिख लिए आप जैसे भी करके, उसके बाद जाके आप कोई भी वेबसाइट पे उसको गूगल में सर्च करिए, किसी भी कोचिंग सेंटर का मॉडल आंसर होता है उसके साथ उसको मैच करवाइए। देखिए आप क्या इनपुट और डाल सकते हैं, क्या कंटेंट एनरिच कर सकते हैं, आपका कहाँ पे गलती हुआ है। आप ऐसा तो नहीं है कि आपको पता था फिर भी आप लिखने के लिए भूल गए। अगर ऐसा हो तो आपको वो वाला गलती नहीं दोहराना है, जो आपको पता है वो 100% आपका कॉपी में उतरना चाहिए, ये आपका अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक तो PYQ से आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा एक है लिखने का टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी सबसे बेस्ट है पता करने के लिए क्या है, क्योंकि कोचिंग सेंटर ज़्यादातर वो एडवर्टाइजमेंट में फोकस करते हैं, पर टॉपर्स जो कॉपी होते हैं वो सीरियस एक्सपीरियंट का होता है। पर टॉपर्स कॉपी कब का लेना है? टॉपर्स कॉपी लेना है जो प्रीलिम्स से मेन के बीच में जो टॉपर्स कॉपी लिख रहे हैं वो टॉपर को भी रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस महीने में वो प्रिपरेशन के हाई लेवल पे होते हैं। तो यही जो आंसर लिखे हैं इस जगह पे वही एक्चुअल एग्जाम पे कॉपी किया होगा, मतलब एक्चुअल एग्जाम पे लिखा होगा, तो ये कॉपी आप रेफर कर सकते हैं टॉपर्स कॉपी। और टॉपर्स कॉपी सबसे अच्छे हैं एथिक्स पेपर के लिए। एथिक्स पेपर के आपका एग्जाम्पल कलेक्ट करने के लिए टॉपर्स कॉपी से अच्छे सोर्स नहीं है। कोई भी टॉपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और एथिक्स का एग्जाम्पल कलेक्ट करिए। कोई भी डाटा अगर कुछ अच्छे मिल रहे हैं तो उसको आपका नोट में इंक्लूड करिए। ठीक है, अभी अगर बात करें बॉडी का, बॉडी में जब आप लिखने जाएंगे इंट्रोडक्शन बॉडी का कोई अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंसर वो आप ऐसे कोशिश करिए कि ये मल्टी डायमेंशनल हो। जो पेस्टल अप्रोच बोलते हैं वो अप्रोच आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल। एक अगर मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल कॉज लिखा, एक जियोग्राफिकल कॉन्सर्न लिखे, एक हिस्ट्रिकल अगर कुछ हो तो ऐसा लिखें, एक सोसाइटियल लिखें, एक साइंस एंड टेक का लिखे, ऐसे करके आपका मल्टी डायमेंशन करना है। और एक GS1 के पेपर को GS2 GS3 से लिंक करना है और GS3 के पेपर को GS1 ऐसे लिंक करना है। क्योंकि इस बार का अगर क्वेश्चन देखें, इस बार आया था जो नया संहिता पास हुआ है, भारतीय नया संहिता, उसके वो एक्चुअली क्वेश्चन है GS2 पेपर का। पर इस बार क्वेश्चन कहाँ से आया था? GS4 से आया था। तो आपको रेडी रहना है कि किसी जगह से किसी जगह को मैच करवा सकता है। UPSC को कोई भी आप सर्टेनिटी से नहीं देख सकते। मान लो GS1 का क्वेश्चन वो हो सकता है GS3 से पूछ ले, GS2 का क्वेश्चन GS4 से पूछ ले, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, और उसके बाद आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग चालू करिए। पहले तो अच्छे नहीं लगेंगे, पहले आप बहुत बुरे लिखेंगे, पर उसको धीरे धीरे चालू रखें। पहले आधा घंटा दिए, फिर आधा घंटा से धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाइए जितना होगा। फिर एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको अच्छा भी लगने लगेगा और आंसर राइटिंग में आपका कंटेंट भी आएगा। तो उस लेवल तक हम लोगों को पहुंचना है और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तब आपका वो टाइम मैनेजमेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, 50 पेज लिखना है, तो वो एक दिक्कत का बात होता है। तो वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा।
पर पहले जब शुरू करेंगे तब आपको ये सब में कुछ ध्यान नहीं देना है, पहले बस चालू करना है। चालू किसी का भी अच्छा नहीं होता है, कोई भी हो, चालू तो हमेशा बुरा ही होता है, पर धीरे धीरे वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये तो हुआ बात। अगर इस बार का एक क्वेश्चन देखें इस साल का, तो ये रहा इस साल का पेपर, GS1 का पेपर। ये जैसे एक पेपर को क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। क्लाउड बर्स्ट तो हमेशा न्यूज़ में होता ही है, खास करके वो बरसात के मौसम में, तो उसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको अगर करना है क्लाउड बर्स्ट को, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं क्लाउड बर्स्ट? इसको आप डेफिनेशन से चालू कर सकते हैं। डेफिनेशन से क्या होगा? डेफिनेशन में होगा कि 1 घंटे में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश हुआ तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ये आप चालू कर सकते हैं। डेटा दे सकते हैं कि पूरा UNEP हो गया, WMO हो गया, जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका अब ये कर सकते हैं कि एक साल में कितना क्लाउड बर्स्ट का इवेंट कितना बड़ा है और इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो कितना बड़ा है, वो एक कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के से भी चालू कर सकते हैं। जैसे वायनाड का लैंडस्लाइड आया था क्लाउड बर्स्ट के बारे में, उससे आप चालू कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप चालू कर सकते हैं, किसी भी। अगर बॉडी में क्या लिखना है? बॉडी में लिखना है, बॉडी में आपका फिनोमेना लिखना है, मतलब कॉज कैसे फिनोमेना होता है। कॉज में आप कैसे लिखेंगे? कॉज में एक लिखेंगे जो वो ज़्यादा, अभी एक कॉज तो ये है कि एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है? ज़्यादा मॉइस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा मॉइस्ट कलेक्ट करने से कोई ओरोग्राफिक फॉर्म में ज़्यादा बारिश हो रहा है। एक कुलुम्बोनिम्बस क्लाउड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो उसके वजह से बारिश हो रहा है। और एक कॉन्सर्न क्या है? ऐसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बरसात के मौसम में क्या होना चाहिए? बरसात के अगर हिमालय है, बरसात के टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नॉर्थर्न साइड चला जाना चाहिए। पर क्या अभी क्लाइमेट चेंज के लिए कभी कभी ये साधन साइड आ जाता है, तो ये जब साधन हिमालय के साधन आता है, इसके साथ मानसून विंड को मैच करके दोनों मिल के बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ऐसे करके आपको कॉज बताना है। कॉज में आपका अगर कोई इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपके पास अगर कोई डाटा है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं? और जितना हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप रखना है, मतलब डेटाबेस कर दिए आप, किसी ड्राइंग एक डायग्राम ड्रॉ कर दिए जो कहाँ कहाँ इंडिया का पोटेंशियल एरिया है क्लाउड बर्स्ट का। जैसे वो केरला वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, एक रीजन हो गया, ये कर सकते हैं। उसके साथ और क्या कर सकते हैं? उसके साथ और एक कर सकते हैं कॉन्क्लूसन, लास्ट में जो आएगा कॉन्क्लूसन के लिए क्या डाल सकते हैं? कॉन्क्लूसन में ये तो क्लाउड बर्स्ट एक प्रॉब्लम हुआ जो इंडिया को बहुत, मतलब फाइनेंशियली हो, बाकी सोसाइटली हो, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप डाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, उसके लिए आप NDMA के गाइडलाइंस बता सकते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क बता सकते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क। ऐसे करके आपको कीवर्ड यूज़ करना है, एक एक कीवर्ड यूज़ करके आप उसको आगे बढ़ते जाइए। फिर NDMA सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसे ऐड करके आप उसका आंसर को ख़त्म कर दीजिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। एक डायग्राम, जियोग्राफी का क्वेश्चन होगा तो एक डायग्राम, कॉज, कंक्लूजन में 2-4 कीवर्ड, बस इतना ही काफ़ी है ये करने के लिए। आंसर राइटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी शुरू तो आपका इतना आएगा नहीं, आपको शुरू में कंटेंट नहीं मिलेगा। कंटेंट मिलेगा तो आपको कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे आपको जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे वो होते जाएगा। उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस शुरू कर दीजिए, कैसे भी हो शुरू कर दीजिए। और ऐसा कोशिश करिए कि प्रीलिम से पहले हर एक पेपर को कम से कम 2-3 पेपर लिख लिए, हर एक पेपर को 2-3 बार करके लिख लें, तो क्या आपका वो प्रैक्टिस रहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा वो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। नहीं तो क्या वो 3 महीने में रिवाइज करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उतना टाइम मिलता नहीं है। तो इतना अच्छा है कि आप प्रीलिम से पहले ही आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप लिख लिए हो, हर एक पेपर आपको पता हो। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। अगर कोई आप लोगों का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।